दोस्तों नमस्कार। द पब्लिक इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि हमारे इस कार्यक्रम को देखें, इस पर विचार करें, इसे सराहें और संभव हो तो इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जितना अधिक संभव हो। अपनी टिप्पणी ज़रूर दें, क्योंकि हम इसके माध्यम से एक विचार प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं, न कि कोई बना-बनाया विचार आपके सामने रखना चाहते हैं। हमारा प्रस्ताव तो इतना भर है कि इस पर हम सभी लोग मिलकर के सोचें, हमारे सामने जो स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। तो ज़ाहिर है कि इस क्रम में लोगों के अपने-अपने मत होते हैं, लेकिन लोकतंत्र में तो विभिन्न मतों को एक जगह ले आने का और असहमति और सहमति के बीच में एक रास्ता निकालने का ही तो लोकतंत्र है। देखिए सामने रामनवमी है और रामनवमी का त्योहार काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आस्था और अ, धार्मिक आस्था और विचार उत्सव, लोक उत्सव का यह अंश है और ज़ाहिर है कि पूरे देश में इसको मनाया जाता है और हिंदू धर्म के मानने वाले लोग इसे विशेष खास तौर से मनाते हैं और इसका अपना एक प्रसंग भी है। तो ज़ाहिर है कि इसमें लोग काफ़ी भावुक रहते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी समय में, किसी भी स्तर पर आस्था का संबंध विवेक से विच्छिन्न न होने पाए। हमारे समय में लगातार यह कोशिश की जाती रही है कि आस्था का संबंध विवेक से विच्छिन्न हो जाए, कर दिया जाए और लोग अंधा होकर के इस बात को मानें। जो हमारे राजनीतिक दल चाहते हैं, हम उनकी खुराक बन जाएँ, हमारी आस्था राजनीतिक दलों की खुराक बन जाए, तो हमें इस स्थिति से बचना होगा। इसलिए रामनवमी की तो बधाई और ये शुभ-शुभ रामनवमी बीते, इसकी मंगल कामना है, हम सबको करनी चाहिए। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे देश की जो राजनीतिक परिस्थिति है, लगातार टकराव और भटकाव में फँसती चली जा रही है या हमें इसको लेकर के फँसाया जा रहा है। देखिए होता क्या है कि हमारे जो राजनेता हैं, वे कोशिश करते हैं कि पहले जो एक वास्तविक स्थिति होती है, जो हमारे इतिहास के जो व्यक्तित्व हैं, चरित्र हैं, नायक हैं, तो पहले उनको मिथ में बदल दिया जाता है और मिथ में बदलते ही उनके साथ बहुत सारी आभा जुड़ जाती है। एक ऐसी मतलब धार्मिक आभा या आस्था की आभा जुड़ जाती है, विश्वास की आभा जुड़ जाती है और फिर उस मिथ को वास्तविकता में बदल करके उन्हें हमारे सामने पेश किया जाता है। जो जैसा रहा होता है ठीक उसकी वैसी ही छवि हमारे सामने नहीं रखी जाती है, क्योंकि हाड़-माँस का मनुष्य अपनी परिस्थितियों से लड़ता हुआ ही बनता है, विकसित होता है और अपनी स्थितियों से जूझता है। वह हमारे समय में एक स्मरणीय तो होता है, आस्था का भी विषय होता है, लेकिन आँख मूंद करके किसी के काम को, किसी के विचार का आँख मूंद कर अनुकरण करना कहीं से भी ठीक नहीं हो सकता है। तो मैं जब यह कह रहा हूँ या यह क्यों सोचना चाहिए या इसलिए सोचना चाहिए कि पिछले दिनों औरंगज़ेब को लेकर के जिस तरह का माहौल गरमाया गया। औरंगज़ेब एक शासक था और शासक की अपनी बहुत सारी अच्छाइयाँ, बहुत सारी बुराइयाँ होती है। वे अच्छे-बुरे काम कर रहे होते हैं और वह राजतंत्र में था। उसकी बादशाहत थी, वो हमारे वोटों के द्वारा चुना गया लोकतांत्रिक हमारा नेता नहीं था, न किसी संविधान से बंधा हुआ था। तो ये उस समय की बात है, तो वो बादशाह था, उसने कुछ अच्छे काम भी किए, तो कुछ बुरे काम भी किए होंगे। लेकिन वह सब अब इतिहास का विषय है, उसको लेकर के अभी जूझना हमारे लिए उचित नहीं है। लेकिन ये जूझा गया, ये किया गया और ये कोशिश की गई कि राजनीति को एक विरोधिता की जो स्थिति है, उसको को हम एक लोकतंत्र विरोधी स्थिति में हमको फँसाने की कोशिश की गई या हमारी मानसिकता फँसती चली गई। लेकिन देखिए लोकतंत्र विरोधी होते जाएँगे अगर हम या हमारी व्यवस्था के संचालक होंगे, तो व्यवस्था में भटकाव की स्थिति शुरू हो जाती है। और कहना ना होगा कि भटकाव एक न एक दिन हमें एक विघटन में डाल देता है। भटकाव से विघटन तक की यात्रा बड़ी तेज़ी से होती है।
तो हमें सोचना चाहिए कि अपने इस भटकाव को रोकने के लिए जिस भटकाव में राजनीतिक दल हमको डालने की बार-बार कोशिश करते हैं, उससे बचने के लिए हमारे पास क्या उपाय है और कैसे इससे हम बच सकते हैं। अभी यह सब माहौल शांत हुआ भी नहीं था ढंग से कि वक़्त को लेकर के जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। ठीक है कि लोकसभा से पारित हो गया है और हमारे सर्वोच्च न्यायालय में भी शायद उसकी सुनवाई होगी और उसके गुण दोष पर विचार किया जाएगा, उसके कानूनी पहलू को देखा जाएगा। लेकिन उसका जो भावनात्मक पहलू है, क्योंकि सिर्फ कानून से न तो देश चलता है न समाज, उसमें एक भावनात्मक पहलू भी होता ही है। उस भावनात्मक पहलू को देखना समझना होगा और जिस ढंग से इसे पेश किया गया और पारित करवाया गया और जिस तरीके से इस पर राय दी गई संसद में इसके समर्थकों के द्वारा, विरोधियों के द्वारा, यह कोई नहीं कहता, यह नहीं माना जा सकता है कि किसी भी कानून में अगर जरूरत हो तो उसको संशोधन उसमें न किया जाए। संसद तो होती ही इसलिए है कि कानून बनाए, जरूरत पड़े तो कानून में संशोधन करे, लेकिन इन सब के पीछे एक बेहतर इरादा होना चाहिए कि इससे भलाई के लिए यह किया जा रहा है और जिसकी भलाई के लिए किया जा रहा है उसके साथ संवाद होना चाहिए, उसको भी विश्वास होना चाहिए। लेकिन यह सब प्रक्रिया नहीं हुई, तो एक तनाव की स्थिति, एक भटकाव की स्थिति में हम फंसते जा रहे हैं। तो हमें इससे निश्चित रूप से इस पर सोचना होगा कि हम कैसे इससे अपने आप को बचाएं। देखिए, प्रसिद्ध समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की इन दिनों बहुत याद आती है। इसलिए याद आती है कि गैर कांग्रेसवाद का उन्होंने नारा दिया था और गैर कांग्रेसवाद के जो सकारात्मक पहलू हैं उस पर उन्होंने चिंतन किया था, विचार किया था और देश में एक राजनीतिक वातावरण बनाया था। क्योंकि गैर कांग्रेसवाद का मतलब यह था कि कांग्रेस के विकल्प के रूप में हम एक ऐसी सोच, एक ऐसी चिंतन धारा, एक ऐसी विचारधारा लोगों के सामने रखें जो उससे अधिक सार्थक हो, जो उससे अधिक गतिशील हो, जिसके डायनामिक्स उसका अधिक हो और जिसके जो डायरेक्शंस हैं वो अधिक सही हों। तो हमने उसके लिए उसको ये किया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बराबर सोचते थे, तो वो कहा करते थे कि इतिहास कभी चलता है संघर्ष से, कभी रजामंदी से, कभी दोनों से। असल में लोकतंत्र में संघर्ष, वैचारिक संघर्ष और रजामंदी, वैचारिक रजामंदी हमेशा से इसके दो चक्का हैं, दो पहलू हैं जिसका महत्व होता है। अब देखिए किसी एक से तो चलता नहीं है। तो लोकतंत्र का नाम ही है विकल्प की संभावनाओं की लगातार तलाश और उस तलाश से समाज में लोगों की जिंदगी में एक बेहतर विकल्प का उपलब्ध होना। लेकिन इन दिनों ऐसा लग रहा है कि रजामंदी की किसी को परवाह ही नहीं है, कोई यह नहीं चाहता है और यह सब शुरू होता है सत्ता के शिखर से कि रजामंदी की परवाह उसे होनी चाहिए, लेकिन रजामंदी को उसे लगता है कि कोई परवाह ही नहीं है। अगर रजामंदी की परवाह नहीं है और सिर्फ संघर्ष बचता है तो ये लोकतंत्र के लिए कोई शुभ संकेत तो नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इस बात को लेकर के काफी सावधान थे और वो संसद और सड़क दोनों के जो समीकरण हैं इसको भली भांति समझते थे। आज संसद में भी कोहराम मचा दिया जाता है जिस प्रकार से सत्ताधारी दल विपक्ष पर झपट पड़ता है, यह लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है, ये लोकतांत्रिक पद्धति नहीं है। जो भी हो, अब ये बिल तो पारित हो गया है, सुप्रीम कोर्ट में इस पर विचार भी होगा, लेकिन एक बड़ा लेकिन इसके बाद बचा हुआ है, इस भावनात्मक पहलू की हम चर्चा कर रहे थे। देखिए ये सरकार चल रही है, कहना न होगा कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं और जो समाजवादी विचारधारा के लगभग प्रतिनिधि ही हैं माने जाएंगे, उसी विचारधारा में उनका मतलब राजनीतिक पालन पोषण हुआ है। हालांकि आजकल बीमार हैं लेकिन फिर भी सब काम तो नीतीश कुमार के नाम से ही हो रहा है। तो नीतीश कुमार जी हैं और उनके बिना समर्थन से और तेलुगु देशम के कहना होगा चंद्रबाबू नायडू के बिना समर्थन से सरकार चल नहीं सकती थी। अगर एक बार इन्होंने स्टैंड लिया होता तो बात
रुक सकती थी इसके, क्योंकि उसमें अब वक़्फ़ में जाहिर है कि बहुत सारे ऐसे हैं, उस कानून का दुरुपयोग उसका हो रहा होगा, होता है। लेकिन उसको रोकने के लिए जिस प्रकार से समाज में उथल-पुथल मचाए बिना लोगों से बातचीत करके खुले में बातचीत करके, तो सब उसको सुने कि हाँ भाई ये इनका पक्ष है, ये इनका पक्ष है। हमारा आजकल जो मुख्य धारा की मीडिया है उस तरह के काँव-काँव के वातावरण में नहीं, खुले वातावरण उस पर बात करके, ताकि लोग समझ सकें कि हाँ, जनता समझ सके कि हाँ, क्योंकि ये मामला सिर्फ़ एक कौम का नहीं है, ये मामला पूरे देश के हित से जुड़ा हुआ है और उसको उस ढंग से देखना चाहिए था, लेकिन वह नहीं किया गया। तो समाजवाद के फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में नीतीश कुमार जी को लोग याद करते हैं और नीतीश कुमार जी की भूमिका उनसे ही अधिक शिकायत है, चंद्रबाबू नायडू से भी शिकायत है। क्योंकि जिन मतदाताओं का भरोसा वो जीत करके आए हैं या आते रहे हैं या जिनको अपने विश्वास में लेते रहे हैं, उन सबों का दिल इससे टूटा है। लेकिन विशेष शिकायत नीतीश कुमार जी से, क्योंकि नीतीश कुमार जी लोहिया की विचारधारा को विश्वस्त बनाने का दायित्व उन पर था और वह एक वैकल्पिक दृष्टि उनको देनी थी, लोग उनसे उम्मीद कर रहे थे। हालाँकि यह उम्मीद काफ़ी छिज गई थी काफ़ी दिनों से। वो 20 साल, 25 साल से लगभग मुख्यमंत्री हैं, इतने दिनों से लगभग वो मुख्यमंत्री हैं और इस तरह की स्थिति में आज पहुँच गए हैं। तो देखिए, आज जो आप निर्णय करते हैं, उसके दूरगामी परिणाम होते हैं और वही दूरगामी परिणाम हमें परेशान करते हैं। हुआ क्या इस देश में? वो हुआ यह कि गैर कांग्रेसवाद के नारे के बाद जो हमारे पास हासिल हुआ, उसमें समाजवादी विचारधारा का वह दृष्टि संपन्न काम तो नहीं हुआ, उसकी व्यवस्था तो नहीं हुई, उसकी उतनी बड़ी स्वीकार्यता तो नहीं हुई। वह कई खंडों में बँट गया और कई खंडों में बँट गया, प्रादेशिक स्तर पर भी बँट गया, चाहे वो कर्नाटक में जनता दल एस हो और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी अभी हैं, उसके आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी थे, यहाँ लालू प्रसाद यादव जी थे, तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, सभी विचारधारा समाजवादी विचारधारा से ये आए हुए लोग हैं और उन्हीं की देन है, उन्हीं के व्यक्तित्व में। आज इन लोगों को सबको बैठ करके समझना होगा कि गैर कांग्रेसवाद का नारा का मतलब क्या है, क्योंकि आज कांग्रेसवाद का दौर शुरू हो गया है। क्योंकि अभी देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए लोगों के मन में यह बात बार-बार उठ रही है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों पर उन्होंने भरोसा किया। किन परिस्थितियों में भरोसा किया? जब 1992 में जब मंडल आयोग, मंडल राजनीति परवान चढ़ रही थी, तो और एक नए तरह का समीकरण बन रहा था। उस समय में ऐसा लग रहा था कि भारत वास्तविक रूप से एक संघात्मक ढांचे की तरफ राजनीतिक रूप से बढ़ रहा है, क्योंकि अब इलाके के क्षेत्रीय दल के नेता ही तय करेंगे कि केंद्र में किनका शासन हो। लेकिन वह स्थिति टूट गई, गठबंधन की सरकार वहां थी नहीं। तो 1992 से यह स्थिति उत्पन्न हुई। 1992 में जो बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, या जो कुछ लोग कहते हैं कि विवादास्पद ढांचा गिराया गया, उसके बाद से जो मुसलमानों का दिल टूटा, तो वे क्षेत्रीय दलों के साथ उन्हें लगा कि इनके साथ ये हमारा सुरक्षित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो खुले मन से जा नहीं सकते थे, वहां कोई आश्वासन उनके लिए था नहीं। और कांग्रेस की स्थिति यह थी कि कांग्रेस उनके लिए एक संदेहास्पद पार्टी बनकर रह गई थी, क्योंकि उसमें में कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव और उन पर कोई सांगठनिक कार्रवाई उस ढंग से हो नहीं पाई। कहने का आशय ये है कि कांग्रेस से अलग होकर के, कांग्रेस से जब विश्वास टूटा, तो ये अल्पसंख्यक समुदाय, और ये समुदाय जब कहता हूं तो इसे कुछ नेताओं से जोड़कर ही नहीं देखा जाना चाहिए, उसे आगे बढ़ करके उसको समझना चाहिए कि जो जनता है उसके परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। तो इस समुदाय का भरोसा टूटा और ये क्षेत्रीय दलों के पास आए। लेकिन आज क्षेत्रीय दलों में की जो स्थिति है, इस समुदाय को जो आश्वासन दिया गया, उसके प्रति जो गंभीरता होनी चाहिए, वह नहीं पा करके आज ये फिर राष्ट्रीय दल की तरफ देख रहे हैं। कोई एक ऐसा राष्ट्रीय दल, क्योंकि देखिए जो हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अल्पसंख्यक समुदाय में जो वैसी निर्मिति नहीं होती है उनकी एकजुटता का, जैसी निर्मिति, जैसी बनावट जाति आधार पर जो संगठित लोग होते हैं, वोटों की एकजुटता होती है, उनमें होती है, क्योंकि उनमें क्षेत्र का एक जबरदस्त प्रसंग जुड़ा होता है। बिहार में
जो समाजवादी पार्टी है या बिहार में जो जाति आधारित पार्टियां हैं, उन्हीं जातियों के अन्य राज्यों में जो पार्टियां हैं उनमें काफी अंतर है। यहाँ के नेता वहां पर प्रभावी नहीं होते हैं, वहां के नेता यहाँ प्रभावी नहीं होते हैं, क्योंकि वो समाज से गहरे जुड़े होते हैं और समाज बिना भूगोल के होता नहीं है। तो वो अपना एक हमारा आंतरिक मामला है। तो आज सभी लोग ये महसूस कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो सोशल इंजीनियरिंग फेल कर गई है, यहाँ तक कि जो हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं, उन सबों को लग रहा है कि नहीं, राष्ट्रीय पार्टी में ही हमारा हित है। अगर ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस किया सकता है, अगर ऐसा लग रहा है तो उसके राजनीतिक परिणाम भी हमारे सामने आएंगे ही आएंगे और कांग्रेस को इसके लिए तैयार होना होगा। क्योंकि गैर कांग्रेसवाद से हमें जो लोकतंत्र का स्वरूप मिला, वैसे लोकतंत्र की वैसे चाल चलन और चरित्र चेहरा की हम कामना नहीं करते थे। जो चरित्र और चेहरा हमें मिला वह गैर कांग्रेसवाद से जो हमें हासिल हुआ, वह उसकी कामना हम नहीं करते थे। तो हम आज जो चाहते हैं उसके लिए हमें फिर कांग्रेस की तरफ लगता है कि लौटना ही होगा और कांग्रेस को भी इस बात के लिए अपने आप को तैयार करना होगा कि वह सभी की भावनाओं को पहले की तरह संग्रहित करे। देखिए, कांग्रेस को शुरू से ही शक की निगाह से लोग देखते रहे हैं। दलित कहते रहे हैं कि कांग्रेस उच्च वर्ग की पार्टी है, मुसलमान कहते हैं कि हिंदुओं की पार्टी है, और जाहिर है कि हिंदू कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है। गरीब लोग के मन में यह बैठ जाती है बात बड़ी आसानी से कि ये अमीरों की पार्टी है। अमीरों के मन में यह बात बैठी रहती है कि ये निर्धनों की गरीबी हटाओ वाली पार्टी है। तरह तरह की भ्रांतियां इसको लेकर के लोगों के मन में हमेशा बनी रही है। कांग्रेस से शिकायत हमेशा रही है, क्योंकि जो सबको लेकर के साथ चलेगा, संभव है कि सबको एक साथ संतुष्ट न कर पाए, लेकिन उसे इसके लिए अतिरिक्त रूप से सावधान तो होना ही होगा। यह बहुत बड़ी घटना है कि जिस ढंग से इस बिल को पास कराया गया, मैं समझता हूं कि जिस ढंग से ये 1992 में जो बाबरी मस्जिद जिस ढंग से ढहाई गई, वह ढांचा सिर्फ नहीं था, वो एक विश्वास था, एक भरोसा था। उस भरोसे को ढहा दिया गया। ऐसा लोगों को एक भावनात्मक मुद्दा है, तो उस भावनात्मक मुद्दा जो है, उसी तरह का आघात इस पर भी लगा है। अब ललन सिंह जिस ढंग से बात कर रहे थे इस बिल के पक्ष में, ठीक है, उनको लग रहा था कि राजनीतिक रूप से इसका समर्थन देना जरूरी है, वो समर्थन दे देती, जनता दल यूनाइटेड समर्थन देता, लेकिन वे उनकी तरफ से ऐसी बात करने लगे, ऐसा बोलने लगे, लगता है कि सारा संकट इसके पास न होने के कारण ही था। यह कानून जैसे संशोधन नहीं हुआ था, इसीलिए सारा संकट समाज में खड़ा हुआ था। इसके माध्यम से वो राजनीति को भारतीय जनता पार्टी जिस दिशा में ले जाना चाहती थी, उस दिशा का कोई संकेत नहीं किया। उन्हें एक बार भी नहीं लगा कि जैसे इसमें कोई त्रुटियां भी हो सकती है, और जिसकी तरफ इशारा किया गया था, विभिन्न संगठनों ने मिलकर उनके दल को कहा था। तो कहने का मतलब यह है कि लगा कि जो हथौड़ा चल रहा है उस पर हथौड़ा जनता दल यूनाइटेड का भी है। तो कांग्रेस से शिकायत है, लेकिन कांग्रेस लगातार संगठन में परिवर्तन करने की कोशिश कर रही है, और राहुल गांधी के नेतृत्व में जब कांग्रेस आ रही है तो कांग्रेस को भीतर से उसमें बदलाव हो रहा है, नए ढंग से बातचीत हो रही है, सांगठनिक चुस्ती दुरुस्ती के लिए वो अपना काम राहुल गांधी कर रहे हैं। कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे यह बात की बात है, और यह भी देखने की बात होगी कि जो समुदाय के लोग हैं वे खुद कांग्रेस के कितने करीब जाते हैं। यह तो तय है कि कांग्रेस भी कदम उठा चुकी है, कांग्रेस भी हाथ बढ़ा चुकी है। जो समाज के विभिन्न समुदाय के लोग हैं, चाहे दलित भी हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, पसमानदा हों, वे सभी कांग्रेस की तरफ किसी की निगाह उठी हुई है, किसी का हाथ बढ़ा हुआ है, किसी के कदम उठे हुए हैं। तो इन तमाम स्थितियों में कांग्रेस को ही अपने आप को पुनर्गठित करना होगा और लोगों का विश्वास अर्जित करना होगा, और हमें भी इस प्रक्रिया को सोचना होगा कि कांग्रेस के प्रति किस प्रकार से विश्वास हम जमाएं। और कांग्रेस का मतलब है विभिन्न तत्व, विभिन्न विचार तत्व, जो समाजवादी तत्व भी, वामपंथी तत्व भी, और सभी तरह के तत्व, गरीबों के लिए भी अनुकूल हो, अमीरों को भी बहुत कष्ट नहीं हो,
क्योंकि कांग्रेस तो कोई सामाजिक क्रांति कांग्रेस नहीं कर रही है, बस सामाजिक न्याय की बात कर रही है। सामाजिक क्रांति एक बड़ी चीज है, तो सामाजिक न्याय कैसे सुनिश्चित हो, उसकी अवधारणा कैसे बने, कैसे लोगों को लगे कि ये से उसे उन्हें इस देश से प्यार करना चाहिए, ये उनका देश है, हमें इस देश से प्यार करना चाहिए। यह जो भावात्मक लगाव है, इसकी जरूरत आज सबसे ज्यादा है, क्योंकि देश की आबादी के एक हिस्से को लग रहा है कि वह किस मुंह से कहे कि वह इस देश से भावात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि पहले कहा कि भटकाव से विघटन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो हमें अपने भटकाव को निश्चित रूप से रोकना होगा। ये एक ऐतिहासिक घड़ी है, इस पर समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को एक विचार प्रक्रिया की शुरुआत तो जरूर ही करनी चाहिए। फिर इतिहास तो अपनी गति से चलता है, जो निर्णय देगा, इतिहास का जो निर्णय होगा, हमारे राजनीतिक आका इस पर जिस ढंग से विचार करेंगे, वह देखने की बात है कि आगे क्या होता है। लेकिन नागरिक समाज को सचेत रूप से इस बात पर गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि जो गैर राजनीतिक लोग हैं, उनकी भी राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज के लिए बस इतना। नमस्कार, फिर मिलते हैं, बात करते हैं। शुक्रिया।